नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज से नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहा हूं जो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जो PCS, लोअर PCS, समीक्षा अधिकारी या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों की जो वैकेंसीज निकली हैं उनके लिए ये श्रृंखला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इसी श्रृंखला से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बात कर रहे हैं आज जो सिविल सर्विस की बात करूं या उत्तराखंड राज्य सिविल या पर्व अधिनियम सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम के आधार पर हम बात कर रहे हैं, PCS और लोअर PCS की बात कर रहे हैं। उसके अंदर जो पहला यूनिट है हम उससे आज से प्रारंभ करेंगे। देखिए, उसके अंतर्गत हम जो बात करेंगे भारत का इतिहास, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलनों से संबंधित हम चर्चा करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलनों से संबंधित मैंने पूर्व में वीडियो बना चुका हूं। आप लोग अगर यदि नहीं देखिए तो आप उस वीडियो को देखिए। अब बात करते हैं हम जो इस श्रृंखला के अंतर्गत आज से जो कवर करेंगे, प्रागैतिहासिक काल से हम आज से प्रारंभ करेंगे। प्रागैतिहासिक काल के अंदर हम हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता और संगम युग और महाजनपद और मगध और ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। ये हमारा पहला क्या रहेगा, इस यूनिट का पहला कोर्स हमारा ये रहेगा। उसके बाद हम मौर्य काल की तरफ बढ़ेंगे। मौर्य काल के अंतर्गत हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और उसका धर्म, मौर्यकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज एवं कला और कुषाण और संबंधित पहलुओं पर हम इसमें चर्चा करेंगे। उसके पश्चात हम जो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो चर्चा करेंगे, उसके बाद हम गुप्त काल के बारे में बात करेंगे। गुप्त काल के अंतर्गत जो हमें देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद उत्तर गुप्त काल के बारे में बात करेंगे। फिर ऐसे ही भारत में इस्लाम धर्म का किस प्रकार से आगमन हुआ, हम उस पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। और जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, इस श्रृंखला का जो महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा वह रहेगा आपका मुगल काल या मुगल साम्राज्य का शुरुआती दौर किस प्रकार से रहा। फिर उसके बाद हम यूरोपियों का आगमन भारत में देखेंगे, जिसे हम डच या फ्रांसीसी कहते हैं, उनका आगमन। और उसके पश्चात हम ब्रिटिश इंडियन कंपनियों के बारे में और ब्रिटिश शासन और ये चीज़ों के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। आज की जो श्रृंखला का जो पहला लेसन रहने वाला या पहला चैप्टर रहने वाला है वो एशियन हिस्ट्री से संबंधित रहने वाला है। एशियन हिस्ट्री के अंतर्गत हम इंडो वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये श्रृंखला है, ठीक है। इंडो वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करें, एशियन हिस्ट्री के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसका जो पहला चैप्टर है दोस्तों, इसे ध्यानपूर्वक मेरे साथ बनाते हुए चलिएगा। देखिए, इंडो वैली सिविलाइजेशन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा लेंथी घुसने की ज़रूरत नहीं है। जो ये मैं आपके समक्ष जो नोट्स उपलब्ध कर रहा हूँ, इसी से ही पूर्ण रूप से यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। इंडो वैली सिविलाइजेशन की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, पहले तो क्वेश्चन ही बनता है। जिसे हम आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के रूप में जानते हैं। और यदि हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता को, पहली बार ये ऐसी नगरी है जिसे पहली नगरी क्रांति के नाम से इसे जाना जाता है। पहली नगरीकृत क्रांति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इससे पूर्व यदि हम इंडो वैली सभ्यता की यदि बात करें, सिविलाइजेशन की बात करें, तो ये पहली ऐसी सिविलाइजेशन नहीं सिंधु घाटी सभ्यता में जहाँ पर पहली नगरीकृत क्रांति के रूप में इस स्थान को जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से नगरों का समावेश रूप हमें देखने को मिला, जिस प्रकार से यहाँ पर तकनीक का समावेश रूप यहाँ देखने को मिला, और साथ ही यहाँ पर जिस प्रकार से आर्किटेक्ट को दिया गया था, निर्माण कार्य यहाँ पर किए गए थे। यदि हम भवन निर्माण की बात करें या स्थापत्य कला के बारे में बात करें, तो यहाँ पर पूर्ण रूप से ये सभ्यता के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। और यहीं से एक नई शैली की यदि हम बात करें, यहाँ से उदय हुआ, ठीक है। और यहीं से पहली क्रांति का उदय हुआ, जो नगरीकरण की जो हम बात करते हैं, यहाँ से इसका प्रारंभ हुआ। और यहीं पर ही यह एक कांस्यकालीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। देखिए, इसको किस किस नाम से जाना जाता है, पहले ये समझना हमें जरूरी होगा। देखिए, सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता को पहली नगरीकृत क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है।
और यदि हम बात करें, यह एक कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि पहली दफ़े यहाँ पर कांस्य से संबंधित चीज़ों का उदय हुआ था। कांस्य का प्रयोग यहाँ पर किया था, कांस्य के बर्तन बनाए गए थे और यहाँ पर मूर्तियों का भी निर्माण, कांस्य से संबंधित इन मूर्तियों का निर्माण इस सभ्यता के अंतर्गत हमें देखने को मिला, जिसे हम इंडो वैली सभ्यता के नाम से जानते हैं, या हम कहें ऐतिहासिक सभ्यता के बारे में, जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के। अब इसे क्या, ये कांसे का मतलब है जिसमें कांसा प्लस जिस्ते का प्रयोग किया गया था। हम यदि इसे इस रूप में देखें, UC प्लस MC, जो धातु हैं, इन धातुओं के मिश्रण से हमें कांसे का रूप मिला है, ठीक है, जिसमें जस्ता तांबा इत्यादि जो मिलाया गया था उसके रूप में जो हमें कांसा जो प्राप्त हुआ है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का प्रयोग करने वाला पहले विद्वान कौन थे, जिन्होंने सिंधु घाटी का अध्ययन किया, जो सिंधु घाटी को जो अस्तित्व मिला है, इनका इसको जो अस्तित्व मिला है वो जॉन मार्शल द्वारा इसको सर्वप्रथम पहले सिंधु घाटी सभ्यता का प्रयोग किया गया था, या इसको खोजने का श्रेय इन्हें जाता है। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के रूप से भी इसे जाना जाता है, जो हम सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम कह रहे हैं, इसे हम हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी इसे जाना जाता है। क्योंकि अब यहाँ पर क्यों जाना जाता है ये समझना हमें जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हड़प्पा सिंधु सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल यहाँ पर मिला। हम एशियन पीरियड की यदि हम बात करें तो एशियन पीरियड के अंतर्गत आप देखोगे इससे पूर्व कहीं पर भी मानवकृत जो ये आर्किटेक्ट प्राप्त हुआ था, इससे पूर्व कहीं प्राप्त नहीं हुआ था। क्योंकि अगर हम भारतीय इतिहास के बारे में बात करें तो ये सर्वप्रथम जो हमें जो चीज़ें मिली, जो हमें एशियन पीरियड का जो हमें ज्ञान देती है, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता प्लस मोहनजोदड़ो या कहें हड़प्पा सभ्यता, ये पहले स्थल खोजे गए थे जहाँ पर मानव द्वारा जो चीज़ों का निर्माण किया गया था। हमें पता चला कि इस समय सभ्यता किस रूप में फली फूली होगी, क्या क्या इस सभ्यता के अंतर्गत चीज़ें हुई होंगी, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। और साथ ही क्योंकि ये ऐसा स्थल था जहाँ पर पहला नगरों के रूप में यदि हम समाज का ताना बाना की यदि बात करूँ तो ये यहाँ पर खोजे गए थे, जिसमें पहला है हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता, ये पहला खोजा गया स्थल के रूप में हमें ये मिले। और हड़प्पा की खोज की यदि हम बात करें, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की। ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से, जो एशियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, इंडो वैली सभ्यता से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है, वो दयाराम साहनी को जाता है। अब हड़प्पा सभ्यता वर्तमान समय में कहाँ स्थित है, यदि हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करते तो वर्तमान समय में ये पाकिस्तान के अंतर्गत है, जिसे हम पाकिस्तान पंजाब प्रांत के अंतर्गत ये है। और साथ ही मोरी ये ज़िला है, ये पाकिस्तान में, ये इस स्थान पर ये हड़प्पा स्थल मौजूद है, जो आज पाकिस्तान के अंतर्गत चला गया। जब भारत विभाजन हुआ था तो ये हिस्सा आपके पाकिस्तान के अंतर्गत चला गया। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रामाणिकता कहाँ किस अवधि से मानी जाती है। देखिए, जब कोई पीरियड होता है, जब कोई पीरियड में कोई चीज़ें पैदा होती हैं या कहें उनका निर्माण होता है, तो उनका एक निश्चित पीरियड होता है कि ये इतने समय में ये चीज़ें, ये सभ्यता फली फूली होगी, इस समय से ये सभ्यता का अपना चरम काल रहा होगा। यदि हम बात करें तो इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो पीरियड रहा है 2,500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, इसका समय निर्धारित किया गया या माना गया है, जिसे हम एशियन टू रोल कोलम्ब डेटिंग जिसे हम कहते हैं, ये C40 इसके अंतर्गत इसको क्या किया गया था, माना गया था। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का आकार। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार किस प्रकार का है, तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार, ये हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल जो हमें प्राप्त है त्रिभुजाकार था। और हड़प्पा सभ्यता का यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो 12,90,600 किलोमीटर में ये फैला हुआ था, ये ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की बात करें, हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र फैला था, इसका जो क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं 12,90,600 किलोमीटर वर्ग
स्क्वायर में ये फैला था। अब यदि हम बात करें ये किस दिशाओं में कैसा था, किस प्रकार से इसकी पृष्ठभूमि रही है, यदि हम दिशाओं की बारे में बात करें तो नॉर्थ ईस्ट की साइड की यदि हम बात करें तो यहाँ पर मांडा जो चिनाब नदी के मध्य ये स्थित है, जो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वेस्ट ईस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर सुकार गोगोर ये स्थान है जहाँ पर दाकक नदी और बलूचिस्तान की नदियाँ यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। ईस्ट वेस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अलमगिरीपुर यहाँ पर ये स्थान था जहाँ पर हिंड और नदी यूपी में ये नदी का जो बहाव यहाँ पर जो प्राप्त होता है ये इस क्षेत्र से यहाँ पर ये बढ़ती हुई ये नदियाँ आगे को बढ़ती है। इसका जो क्षेत्रफल की हम बात करें तो ये इसका जो क्षेत्रफल है ये इस प्रकार से है। अब बात करते हैं साउथ ईस्ट के बारे में बात करें, दैमाबाद ये स्थान है जहाँ पर रवीना रिवर्स जो नदी है जो महाराष्ट्र से प्रवाहित होती हुई आगे को बढ़ती है, ये आपका क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता को किस प्रकार से डिवाइडेड किया गया था दिशाओं के रूप में, वो आपको ये बता रहे। अब टाउन प्लानिंग क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की, किस प्रकार से यहाँ पर नगर योजना को बनाया गया था लोगों द्वारा, ये किस प्रकार से यहाँ पर कुशल नगरी के रूप में या हम कह रहे आधुनिकीकरण के रूप में जो एक न्यू का काम करा यहाँ पर, या इसको जो हमने इससे पूर्व कहा ये नगरी, देखिए जो हमने इससे पूर्व हमने जो बात करी थी आपको, ये पहले ऐसी नगरी की नाम इसको दिया गया था क्योंकि यहाँ पर जो टाउन प्लानिंग की गई थी, नगर संयोजन की यदि हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को कितने कोण पर काटती है, कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यताओं की जो सड़कें हैं, जो ये इसकी जो पगडंडियाँ हैं, जो इसके रास्ते हैं, तो ये एक दूसरे को 90 अंश पर ये काटती हैं, ठीक है, 90 अंश के कोण पर ये इस प्रकार से बनी हुई है। सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें की यदि हम बात करें तो वो क्या है, ये एक चेस जो प्लांट होता है, चेस की जो गोटियाँ होती है उसके आकार पर ये बनी हुई हैं, ठीक है, इस पर ये आधारित है। चेस की जो बोर्ड होते हैं उस पैटर्न पे ये बना हुआ है, ठीक है, और ग्लिड पैटर्न और चेस पैटर्न पे ये पूर्ण रूप से ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्ण टाउन का जो प्लानिंग इस प्रकार से बनी थी। और भारत में पहला नगरीकरण ये स्थल हमें देखने को मिला जिसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशिष्ट या विशेषता वाला इसका नगर इसका नाम दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर सभ्यता जो अपनी फली फूली जो अपनी चरम सीमा पर जो इसने नई तकनीकों का जो समावेशी रूप इसमें बांधा, तो ये हमें इसके अंतर्गत देखने को मिला, क्योंकि ये भारत का पहला ऐसा नगरीकृत स्थल प्राप्त हुआ था जहाँ पर ये हमें साक्ष्य प्राप्त हुए कि जो हमारे जो पूर्वज थे वो किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करते थे, ये चीज़ें इसके अंतर्गत। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है और उनकी स्थिति किस प्रकार से रही, उनके बारे में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। यदि सिंधु घाटी सभ्यता के अंत तक लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके थे। देखिए जब हम सिंधु सभ्यता की खोज कर रहे थे तब से अब तक की बात करें, देखिए 1921 में इस स्थल की क्या हुई थी, खोज हुई थी दयाराम साहनी द्वारा, या हम कहें मार्शल द्वारा जो इसको सराहा जाता है। देखिए 1921 में इसकी क्या हुई थी, खोज हुई थी, जैसे हमने आपको इससे पूर्व जो बताए थे। देखिए ठीक है, अब यदि बात करें, देखिए दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी, जो ये की गई थी 1921 में इसकी खोज की गई थी, और तब से लेके अब तक की बात करें वर्तमान 2021 तक की यदि हम बात करें तो अब तक की जो यहाँ पर जो खोजे गए जो खंडर हैं या इत्यादि चीज़ों के बारे में बात करें तो 1500 यहाँ पर ये स्थल खोदे जा चुके हैं, जिसमें भारत के अंतर्गत जो स्थल आते हैं 925 स्थल भारत के अंतर्गत आते हैं, 425 स्थल आपके पाकिस्तान के अंतर्गत ये खोजे गए हैं। ठीक है, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत भारत ने कितने स्थलों की खोज की है, 925, और यदि पाकिस्तान के बारे में बात आती है तो ये कितने हैं, 400
25। यदि टोटल की बात करें तो 1500 स्थलों की ये खोज हो चुकी थी। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर ये स्थान है? ये पाकिस्तान के अंतर्गत, जिसे पंजाब का जो क्षेत्र के अंतर्गत ये आता था। और मोहनजोदड़ो की यदि हम बात करें, मोहनजोदड़ो का जो क्षेत्रफल की यदि बात करें उसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ा नगर था, ठीक है, जो पाकिस्तान के लड़काना ज़िले के अंतर्गत, जिसे हम सिंधु कहते हैं, स्टेट था ये, उस समय का यहाँ पर स्टेट था, जिसके क्षेत्रफल के अनुसार इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, जिसे हम स्टेट ऑफ सिंधु के नाम से भी जाना है। दोमाबाद जो महाराष्ट्र के अंतर्गत ये आता है, और कागोरो जो ये बलूचिस्तान के अंदर, चुंदोड़ू ये पाकिस्तान सिंध के अंतर्गत आता है, और रंगपुर जो है गुजरात के अंतर्गत ये नगर ये आते हैं, ये स्थल आता है। कोटी दाजी ये पाकिस्तान सिंध के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, ये यहाँ पर ये चीज़ें खोजी की थी। और रोपण जो है, ये सतलज जो नदी है पंजाब के अंतर्गत जो प्रवाहित होती है, ये पंजाब के मध्य ये है। अब बात करें काले रंग की जो चूड़ियाँ यहाँ पर प्राप्त हुई थी, जो बंदरगाह भी यहाँ पर हमें देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर ये सभ्यता थी पूर्ण रूप से ये विकसित सभ्यता के रूप में। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता क्या थी? पूर्ण रूप से फली फूली थी, क्योंकि ये सभ्यता निवास करती थी ये नदी के तट पर, ये सिंधु घाटी नदी के तट पर ये क्या थे, यहाँ पर ये स्थित थी, क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह भी देखने को मिले। जो कालीबंगा के अंतर्गत जैसे राजस्थान है, यहाँ पर हमें ये काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ हमें देखने को मिली। और लोथक के अंतर्गत क्या होता है, जो बड़े बड़े बंदरगाह, और सतकोटड़ा के अंतर्गत जो गुजरात है, यहाँ पर हमें बंदरगाह देखने को मिला, गुजरात में ही है ये भी। भोगरा नदी में ये चीज़ें हमें देखने को प्राप्त हुई थी। अब बात करते हैं बनवाली क्या है? ये हरियाणा के अंतर्गत ये स्थल प्राप्त हुआ था। और धौलावीरा ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कभी क्वेश्चन आया धौलावीरा कहाँ स्थित है? ये गुजरात के अंतर्गत है, और ये 3 भागों में इसे बांटा गया है। अब हम देखेंगे कौन कौन से हैं आगे। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता की यदि बात करें तो यहाँ की सामाजिक व्यवस्था की यदि बात करें, यहाँ पर क्लॉथ की यदि बात करें, जैसे हम वस्त्रों की यदि बात करें, तो यहाँ पर सूती और ऊनी दोनों प्रकार के कपड़े पहने जाते थे। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्रों को धारण करते हैं, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये बनता है कि ये सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों को ये यहाँ पर धारण करते थे। अब यहाँ का जो फूडिंग था, या हम कहें इनका जो खाने का किस प्रकार से यहाँ पर क्या खाते थे, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत लोग क्या करते थे, मांसाहारी ये लोग थे, जहाँ पर ये सुअर का मांस खाते थे, और घड़ियाल का वही मांस ये खाया करते थे। और शाकाहारी की यदि हम बात करें तो उसके अंदर इन्होंने गेहूँ, जौ, तरबूज, खरबूज, सरसों और खजूर, कपास को इन्होंने क्या करता है उगाना प्रारंभ कर दिया। इनकी खेती यहाँ पर सुनिश्चित रूप से ये करने लगे थे। और सिंधु घाटी के लोग कपास को सिंडोन भी कहते थे, क्योंकि ये एक प्रकार से ये सोने के भांति इसको मानते थे, ठीक है। अब लिविंग किस प्रकार थी यहाँ पर, जो रहन सहन यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर रहन सहन था। देखिए यदि हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बात करें, यहाँ पर रहन सहन के बारे में बात करें, तो ये रहन सहन को इसमें जो लिविंग है उसमें 2 भागों में इसको हमने डिवाइड किया है। ये कभी क्वेश्चन बनता है कि जो लिविंग ऑफ द एशियन हिस्ट्री इंडो वैली सभ्यता के अंतर्गत अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लिविंग का या रहन सहन की बात करें, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला के अंतर्गत इसको डिवाइडेड किया गया था, जिसमें पूर्वी टीले में सामान्य लोग यहाँ पर रहा करते थे, और पश्चिमी टीले में उच्च वर्ग के लोग यहाँ पर रहा करते थे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, कभी क्वेश्चन आ जाता है तो इसको मुर्दों का टीला भी इसे कहा जाता है, क्योंकि जब इस सभ्यता की जब खुदाई हुई तो यहाँ पर बहुत से कंकाल या कहें ऐसी कब्रें यहाँ पर मिली, जहाँ पर ऐसा फील होता है कि यहाँ पर कोई ऐसा बीमारी फैली होगी या कुछ ऐसी कोई घटना घटी होगी, जहाँ पर सभी लोगों को दफनाया गया था। बहुत संख्या में या कहें लाखों की संख्या में यहाँ पर कब्रें मिली, जहाँ पर इस क्षेत्र को सिंधु घाटी का यदि नामांकन यदि दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो इसे मुर्दों का टीला भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी जो रहन सहन के बारे में बात करें। देखिए यहाँ पर भी उच्च और सामान्य वर्गों में यहाँ पर विभाजित किया गया था। एक वो व्यक्ति जो समाज में जिनका दबदबा, जिनके पास पैसा रुतबा है, उनको क्या किया था, पश्चिमी टीले में जो उच्च वर्गों में इसको
वर्णित कर दिया कि जो शासन प्रशासन को की जो देख रेख करते थे, जो शासन को चलाते थे, वो उच्च वर्ग के अंतर्गत इसको रखा गया था। और पूर्वी टिलक की यदि हम बात करें तो इसमें सामान्य जनमानस को इसके अंतर्गत रखा गया था। अब यहाँ पर सिंधु घाटी की बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर लोगों की अंत्येष्टि कैसे करते थे या संस्कार किस प्रकार से करते थे, हम उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 प्रकार से इनकी अंत्येष्टि की जाती थी। यदि हम कहें जब कोई मर जाता था उसको किस प्रकार से उनका दह संस्कार किया जाता था। देखिए जब वो मर जाते थे उनका दह संस्कार इसके अंतर्गत किया जाता था, और या फिर उनका समाधिकरण या पूर्वी समाधिकरण इसके अंतर्गत किया जाता। उनकी कब्रों को खोदा जाता था, उनको कब्रों में दफना दिया जाता। और यदि हम तीसरी आशंका की बात करें तो आंशिक समाधिकरण इसके अंतर्गत होता था। जो डेड बॉडी को ले जाकर जंगल में क्या करते थे, छोड़ देते थे, और पशु पक्षी उसको क्या करते थे, अपना भोजन के रूप में उसे ग्रहण करते थे, और शेष जो बचे जो पार्ट थे उनको क्या करते थे, वो दफना देते थे। देखिए इनकी ये मानना था कि शरीर एक परमात्मा का दिया हुआ वो चीज़ है, जो शरीर जब मृत हो जाता है उसके बाद इस शरीर का उपयोग कोई दूसरा अपनी भूख को शांत करने के लिए कर सकता है, दूसरों के भले के लिए या उसकी भूख को मिटाने के लिए ये ऐसा करता है। क्योंकि अधिकांश समाधिकरण जब होता था सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, तो ये क्या करते थे, सामूहिक रूप से डेड बॉडियों को ले जाके जंगल में छोड़ते थे, जिसमें जो जंगली जानवर हुआ करते थे या जो गिद्ध इत्यादि हुआ करते थे, तो ये उनको कहीं ना कहीं उनकी भूख को शांत करता है। कहीं ना कहीं ये खाद्य श्रृंखला का चक्र को विद्यमान करते थे कि एक श्रृंखला को, जो खाद्य श्रृंखला का जो चक्र है उसको एक तरीके से ये फॉलो करते थे। ठीक है, ये इसके अंतर्गत होता था। अब इसमें पशु पक्षी उनको क्या करते थे, अपना भोजन बना लिया करते थे। जो शेष जो इनके जो पार्ट जो बच जाते थे उनको क्या करते थे, ये दफना दिया करते थे। अब बात करते हैं इकोनॉमी सिस्टम क्या था वहाँ पर, इकोनॉमी उनका जो आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। अब देखिए किसी भी समाज को संचालित करने के लिए जहाँ पर जन समूह या नगरीकरण की ऐसी स्थिति आ जाती है तो वहाँ पर हम इकोनॉमी सिस्टम की भी बात करते हैं, आर्थिक व्यवस्था की भी बात करते हैं। क्योंकि यदि आर्थिक व्यवस्था ना हो तो समाज का एक जो ताना बाना है वो बिखर जाता है। एक समानांतर इसमें बनाने की कोशिश अर्थव्यवस्था से की जाती है, जिसमें अर्थव्यवस्था के अंदर गेहूं जौ का जो क्या था मुख्य फसलों के अंतर्गत इसे काउंट की जाती थी, और अन्य फसलें जो होती हैं जैसे राई, तिल, तरबूज और खरबूजा, ये चीज़ इसकी क्या थी, अन्य फसलों के अंतर्गत इसे रखा जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेसिंग और सिस्टम के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर किस प्रकार से ये अपना चीज़ों को क्या करते थे, मानते थे, ये किस चीज़ पे ये बिलीव करते थे। ठीक है, इसकी बारे में बात करते हैं। ये इनका जो रिलेशनशिप की बात, रिलीजन जो सिस्टम रहता है ये किस पे ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए जो ये प्रकृति पर ये ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। जैसे हम पेड़ों की बात करें तो ये पेड़ों के अंतर्गत पीपल को ये पवित्र मानते थे, बबूल, नीम की ये क्या करते थे, पूजा करते थे। अब हमें किसी चीज़ पे यदि हम ट्रस्ट करते हैं ये तो उस संबंध में ये बात करते हैं। जैसे पर्यावरण को भी मद्देनजर रखते हुए इन्होंने जैसे पीपल की पूजा करते थे, जब बबूल का पेड़ होता था, नीम की क्या करते थे उस समय इंडो वैली शैली में के अंतर्गत ये इनकी क्या करते थे, पूजा इत्यादि पाठ ये कराया करते थे। और अब जल पूजा की यदि हम बात करेंगे तो जब हम बात करें ये वृक्ष पूजा की बात, अब हम जल पूजा की यदि हम बात करते हैं, मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार यहाँ पर हमें खुदाई के दौरान मिला था। वहाँ से जल को क्या करते हैं, पूजा के साक्ष्यों के रूप में वहाँ पर मिला। जिस प्रकार से आज नौलों पर लोग पूजा इत्यादि करते हैं, तो वहाँ पर भी जो ये स्नानागार था, बहुत बड़ा स्नानागार था, वहाँ पर ये खुदाई के दौरान हमें इसके साक्ष्य मिले। इससे हमें ये अनुमान लगाया था यहाँ पर जल पूजा साक्ष्य यहाँ पर इत्यादि चीज़ें मिले। अब यहाँ पर जो भगवानों पे जो बिलीव करते थे, ये पशु पक्षी जिसे शिव के आराध्य के रूप में ये मानते थे, जो मोहनजोदड़ो से इसकी जो चीज़ें हमें साक्ष्य प्राप्त हुए। अब मंदिरों का यदि हम बात करें तो यहाँ पर मंदिरों का साक्ष्य हमें
नहीं मिला है। देखिए जैसे पशुपति शिव के बारे में बात करें तो ये एक रूप से अलौकिक रूप में ये मानना करते थे किसी भी चीज़ को इंगित करते हुए। अब ये मोहनजोदड़ो के अंतर्गत होते थे। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें मंदिरों का साक्ष्य है। इस सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो इत्यादि चीज़ों के अंतर्गत ये साक्ष्य हमें कहीं देखने को नहीं मिले कि ये किसी पर्टिकुलर भगवान को या उनके जो मंदिरों को वहाँ पर पूजा करते थे। देखिए इनके अंतर्गत जो मुख्यतः जो उनको भगवान जिनको मानते थे ये मृतका देवी जो प्रकृति को जो संबोधित करती है, ये उसको प्रकृति या मृतका देवी जो शक्ति का एक जो वास है उसको ये मानते थे। और पशुपति महादेव की यदि हम बात करें, ये पशुओं के देवता आदिपति ये शिव जी को अपना क्या मानते थे, पशुपति महादेव के रूप में से पूजा करते। अगर हम प्रकृति की पूजा के बारे में बात करें तो प्रकृति की पूजा के अंतर्गत इन्होंने ये देखा कि एक सींग वाला जो गैंडा है जिसका कुबड़ वाला बैल, और इनकी क्या करते थे, ये पूजा करते थे। क्योंकि जो कुबड़ वाला बैल है कहीं ना कहीं इनके सुख समृद्धि के चिन्ह के रूप में, यदि हम जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जितने भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो हमें मोहरें मिली हैं, जो यहाँ पर खाने के बर्तन मिले हैं, जो श्रृंगार की इत्यादि चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं इन चीज़ों में भी एक सींग वाला बैल का या गैडे का या कुबड़ वाला बैल का क्या है, ये साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए किसी न किसी माध्यम में। इनको जैसे स्थापत्य कला के रूप में, ये मूर्तियों के रूप में, ये बड़े बड़े भव्य मूर्तियों के रूप में इनको बनाया गया है। और अगर हम वृक्ष की यदि बात करें, किस वृक्ष के अंतर्गत ये पूजा होती थी, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत किस वृक्ष की पूजा वहाँ पर लोग किया करते थे, तो ये पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। अगर हम पशुओं के बारे में बात करें तो पशुओं के जो पूजा करते थे वो एक सींग वाला गैंडा और साथ ही कुबड़ वाला बैल की क्या करते थे, पूजा करते थे। अब बात करी हमने वृक्ष की बारे में तो आपसे बात कर ली है। अब हम अग्नि की पूजा की यदि हम बात करें तो ये अग्नि हवन कुंड इसको बनाया करते थे। यहाँ पर कालीबंगा में ये हवन कुंड पाई जाती है, जिसके हमें उसके साक्ष्य ये मिले कि ये उस समय अग्नि को भी आह्वान करते हुए अग्नि को भी अपने कुल देवता के रूप में ये पूजा करते थे। यदि हम नाग पूजा की यदि बात करें तो ये नाग पूजा के रूप में भी जो प्रकृति का एक साक्ष्य हमें ये हम कहें, नागों के रूप में जो सांप का भी ये क्या करते थे, पूजा इत्यादि इसके अंतर्गत किया करते थे। अब जो ये मैंने आपको जो बताया ये प्रमुख थे, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके किस में पूछे जाते हैं, जो आपके जो पीसीएस है, लोअर पीसीएस है या इत्यादि चीज़ों में इसमें पूछे जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण श्रृंखला आपके सम्मुख मैंने रखी और इसी से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनते हैं। अब अगले चैप्टर की यदि हम बात करें, वो अगला चैप्टर दूसरा जो चैप्टर रहेगा जिस पे हम अगले चर्चा करेंगे, वो सिंधु सभ्यता के पुरातत्व प्रमाण हमें क्या मिला, चैप्टर 2 की बात के बारे में कल हम बात करेंगे। इससे अगली वीडियो में ये आपके सम्मुख से लेके आऊँगा। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।